Hello everyone, greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the explanation of fundamental rights and the articles associated with these rights. Let's understand the basics of fundamental rights. हमारे जो आर्टिकल है पार्ट थर्ड के आर्टिकल 12 to 35 उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में है. Part 3, Article 12 to 35 constitutes of fundamental rights. It has largely been incorporated from Bills of Rights of USA Constitution, written way back to 25 years ago. जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कहाँ से लिया गया है? बिल्स ऑफ राइट्स के यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जो बिल्स ऑफ राइट्स वहाँ से इसको इनकॉर्पोरेट किया है, वहाँ से इसको लिया गया है. ठीक है, 225 ईयर्स पहले जो लिखा हुआ था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इट इज़ जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. क्योंकि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचाई जाती है, हर्ट किया जाता है, तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी. ठीक है, we can fight for our fundamental rights if they are violated. Most elaborate fundamental rights in the world. हमारे जो fundamental rights हैं ये सबसे ज़्यादा elaborated हैं पूरे वर्ल्ड में. No discrimination among citizens of India. कोई भी discrimination नहीं होता, कोई भी भेदभाव नहीं है, सबको मिले हैं fundamental rights, सबका हक है इस पे. It uphold or prevent the equality of the individuals, the dignity of the individual, the large public interest and unity of the nation. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए बनाए गए हैं, इक्वली सबको मिली है, सबकी डिग्निटी, इक्वालिटी, यूनिटी मेंटेन की गई है. हर किसी का हक है इन फंडामेंटल राइट्स पे. वाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल. हम फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, अब देखते हैं. दे कवर बेसिक और फंडामेंटल नीड्स ऑफ सिटीजन. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक सिटीज़न के बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है. ठीक है, इसलिए उसको फंडामेंटल बोलते हैं. दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड. हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है. दे फॉर्म द बैकबोन, कोर एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद DPSP. जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड DPSP जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, ये दोनों मिलके एक बैकबोन बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक सोल है ये कॉन्स्टिट्यूशन की. दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल. जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है. मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वे में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें ग्रो करते हैं, हमारा ग्रोथ करते हैं. ठीक है, इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है उनको. हमारे लिए वो एक नीड है, हमारे नीड को फुलफ़िल करता है. कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स. Rights are the claims of an individual on an authority. Rights are those conditions of social life without which no individual can be at his or her best self. जो rights हैं वो एक हमारा हक है, हमारा अधिकार है ना, और जो कि हमें किससे मिला हुआ है, एक हाई अथॉरिटी से मिला हुआ है. वो भी हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता है. हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे सोशल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल हैं, ताकि हम अपना एक अधिकार बना सकें, हम एक बेस्ट इंसान, एक बेस्ट इंडिविजुअल बन सकें. इसलिए राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. मैन इज़ अ बायोलॉजिकल एनिमल, एज यू ऑल नो. मैन एक बायोलॉजिकल एनिमल है. ह्यूमन इज़ अ सोशलॉजिकल एंटिटी. जो मैन है वो एक बायोलॉजिकल एनिमल है और जो ह्यूमन है वो एक सोशियोलॉजिकल एंटिटी है. Human rights are those rights which are considered essential for a dignified human existence. Human existence के लिए जो rights हमें dignity provide करते हैं वो essential होते हैं हमारे लिए, जो
उसको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। फॉर दिस UNDHR इज़ देयर, और इसके लिए UNDHR है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यही हमारे ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर करता है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948 एट पेरिस। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। UNDHR ही एक सोर्स है हमारे ह्यूमन राइट्स का। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिएम्बल एंड 30 आर्टिकल्स। UNDHR में प्रिएम्बल है और 30 आर्टिकल्स हैं। द UNDHR कंसिस्ट a band of rights which include social, cultural, political as well as economic rights। हमारे UNDHR में जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उसमें राइट्स इंक्लूडेड हैं सोशल राइट्स, कल्चरल, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक राइट्स। द UNDHR is not binding on the countries but it is assumed that the signatories should implement as many human rights as they can in their country। जितने भी ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं वो होने चाहिए। बाउंडेशन नहीं है कोई, बट होने चाहिए। Those human rights which have been incorporated in Part 3 of the Constitution and which enjoy special sanction of law are known as fundamental rights। Note, all the fundamental rights are human rights, but all human rights are not fundamental rights। जितने भी fundamental rights हैं वो हमारे human rights हैं, but सारे human rights हमारे fundamental rights नहीं हैं। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है? ये इन्फोर्सेबल है, जस्टिसेबल है, जस्टिफाइड है और हमारे ऊपर लागू हैं। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट एज मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिवली वर्डेड। कुछ नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के पार्ट पे क्योंकि उसको नेगेटिवली वर्डेड किया गया, उसको लिखा कुछ उस तरीके से गया। नॉट एब्सोल्यूट बट रिस्ट्रिक्टेड राइट्स। एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, और उन रिस्ट्रिक्शंस का रीज़न क्या है? ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री के सिक्योरिटी के लिए, सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड द सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। विमेन, चिल्ड्रन और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए ये प्रोटेक्शन लगाई जाती है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फंडामेंटल राइट्स पे। तो मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस को मेंटेन करने के लिए और मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट। यही सारे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक ग्राउंड है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। दे आर सम राइट्स विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको एब्सोल्यूट राइट्स बोलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 24 नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आर्टिकल 25(1) राइट्स टू फ्रीडम, कंसाइंस एंड राइट टू एजुकेशन, दे आर एब्सोल्यूट राइट्स। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये कुछ केस स्टडीज़ हैं, 2 केसेस हैं, लेट्स सी। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, SC held that the parliaments have no power to amend the fundamental rights as it is violated of Article 13(1)। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस हुआ था, उसमें SC ने बोला था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए क्योंकि उसने आर्टिकल 13(1) को वायलेट किया है। ठीक है, केस चला होगा कोई। इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में SC held that Parliament has the power to amend any provision of the Constitution, including Part 3, but the basic structure of the Constitution has not to be disturbed। इस केस में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में SC ने पार्लियामेंट को बोला कि उसके पास पावर तो है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। इट मीन्स अंडर व्हाट कंडीशंस द फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन सस्पेंडेड। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। देयर आर टू कंडीशंस रिटन इन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। Article 358 states that the fundamental rights under Article 19 are automatically suspended if the national emergency is proclaimed on the ground of war। कि अब अगर कभी वॉर होता है तो अंडर नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जा सकता है। आर्टिकल 358 ये कहता है। आर्टिकल 359 क्या कहता है देखते हैं अब। द प्रेसिडेंट मे बी अ सेपरेट प्रोक्लेमेशन कैन सस्पेंड ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। जो प्रेसिडेंट है वो हमारी राइट्स को सस्पेंड कर सकता है एक्सेप्ट उन राइट्स को जो कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 में है। ठीक है। अब है ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 का उसको अब रिमूव कर दिया गया। वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। और देखते हैं कि कौन कौन से राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 में, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 19 टू 22 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30 में, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 का था उसको रिमूव कर दिया गया। वैसे राइट टू प्रॉपर्टी कहता क्या था, ये था इट वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट में इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया था। इट वॉज मेड लीगल राइट, इसको लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So at present there are only 6 fundamental rights as I already told you. Right to property like many other rights in the constitution are legal rights। इसको fundamental right से हटा के legal rights में convert कर दिया गया। There are 6 fundamental rights in part 3rd provided by the constitution। अब 6 fundamental rights हैं कौन कौन से। right to equality, right to liberty, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedy। यही 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट by 44th Amendment Act 1978। Fundamental right can be amended only by Constitutional Amendment Act। Fundamental rights are justifiable and defended and guaranteed by Supreme Court। They can be suspended during national emergency except right under Article 20 and 21। Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the ground of external aggression or war। All these things I have already told you। Let's see the detailed explanation of fundamental rights। The first one is right to equality। Article 14 states that equality before law and equal protection of laws। Laws को protect करना and equality before law is the statement of Article 14। Equality before law is a British origin and equality protection is of US origin। Equality before law states that no man is above law। कोई भी इंसान लॉ से बड़ा नहीं है, चाहे उसकी कोई भी रैंक हो या फिर कोई भी पोजीशन हो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमंग इक्वल्स, लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वल्स एडमिनिस्टर्ड। नो एवरीबडी इज सेम इन द आइज ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। ओके, एक्सेप्शन ये है कि इस लॉ के लिए प्रेसिडेंट, गवर्नर, अम्बेसडर और फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये एक्सेप्शन है इस केस में। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के लिए।
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता किसी को, किसी की कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ शॉप्स, होटल्स एंड पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बाथिंग घाट्स। आप कहीं भी जा सकते हो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। ना ही कोई आपको डिस्क्रिमिनेट करेगा किसी होटल या फिर शॉप से कुछ लेने के लिए। किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे आप जा सकते हो। There should not be any discrimination on the basis of these things. Empower state to make special provision for the advancement of SC and ST, including their admission in educational institution, public and private both. कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज भी होती हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया बनाया गया है। एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन एंड चिल्ड्रन के भी कोई राइट्स वायलेट ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बेसिस पे ये आर्टिकल 15 बनाया गया है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी किसी अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं रह सकता है अपने किसी भी रेस के लिए, कास्ट के लिए, सेक्स के लिए, डिसेंट के लिए या कहीं पे भी वो रहा हो या प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के लिए। No discrimination against employment under state office and grounds only of religion, sex, caste, descent, place of birth और residence। इनके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट से उसको वंचित नहीं कर सकते। इसके लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एक्सेप्शंस ये हैं कि कुछ जगह पर कुछ पोस्ट के लिए एक रेसिडेंस ज़रूरी होता है तो वहाँ पे अलाउड होता है। एक्सेप्शन 2 ये है कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड SC STs के लिए कुछ क्राइटेरिया रिजर्व्ड होता है, रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं। इट होल्ड्स दैट द पार्लियामेंट मेड बाय लॉ प्रोवाइड फॉर रेसिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन पोस्ट। एक्सेप्शन 2 द स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर द सोशली and educationally backward classes including SC and STs if the community is not adequately represented in the government. Article 17 is the abolition of untouchability. Untouchability of Offence Act 1955 prescribes punishment for practice of untouchability. Act was further amended and renamed as Civil Rights Protection Act in 1976. छुआछूत के लिए ये एक क्राइम ही है कि इसके बेसिस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी इज़ अ ऑफेंस। इसको फिर जब अमेंड किया गया था इसका रीनेम कर दिया गया था एंड इसको बोलते हैं सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अंडर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लॉज वर मेड मोर स्ट्रिक्ट एंड इनलार्ज टू इंक्लूड इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ SC ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी। हम किसी के क्लास को लेके, कास्ट को लेके हम उसको अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। प्रीचिंग और जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और रिलीजियस ग्राउंड्स। हम किसी भी बेसिस पे किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। 1 or 2 years imprisonment and disqualification for election to any legislature. Article 18 abolition of titles prohibits the state to confer titles to anyone, citizen or non-citizen, exception military and academic distinction. कोई भी अपने नेम के आगे कोई टाइटल यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो मिलिट्री या फिर एकेडमिक के बेसिस पे ना मिला हो। जैसे पहले के लोग महाराजा लगा लेते थे अपने नाम के आगे, है ना, तो वैसे चीज़ें अब अलाउड नहीं है। आप अपने नेम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते हो। प्रोहिबिट्स अ सिटीज़न ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स। हम किसी फॉरेन स्टेट से अपने नेम के आगे अगर हमें कोई टाइटल मिला है तो हम वो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। A foreigner or any person holding any office of profit or trust under the state is not accept any titles from foreign states without consent of president. बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के हम किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल ले भी नहीं सकते हैं। ठीक है। राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी आर्टिकल 19 1A राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन। ठीक है, हमें फ्रीडम मिला है कुछ भी बोलने का, एक्सप्रेस करने का,
ठीक है, वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। आर्टिकल 19(1)(b) फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम असेंबल कर सकते हैं बिना किसी वेपन्स एंड ऑल के, ठीक है। पीसफुली कोई मीटिंग कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स बट सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें। आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारे पास फ्रीडम है एसोसिएशंस बनाने का, यूनियन करने का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्स, मिलिट्री एट्सेट्रा डज नॉट कन्फेयर द राइट टू स्ट्राइक और डिक्लेयर अ लॉकआउट, उनके पास राइट नहीं होता है स्ट्राइक डिक्लेयर करने का या फिर लॉकआउट डिक्लेयर करने का, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(d) इट इज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, हम इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, बट सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कई जगह पर। आर्टिकल 19(1)(e) फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, हम कहीं पे भी रह सकते हैं, रहने के लिए है ये। राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टेम्परेरी और परमानेंट, सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, हर जगह कुछ एक्सेप्शंस रिस्ट्रिक्शंस होती ही हैं। हम इंडिया में पूरी भी हमारी कंट्री में हम कहीं पे भी रह सकते हैं, टेम्परेरी या फिर परमानेंटली। आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, हम लोग कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है, बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि इलीगल काम नहीं करना है, कुछ भी, सब कुछ लीगल होना चाहिए। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन, देखो फॉर एग्जांपल आपने 1 जून को किसी को थप्पड़ मारा था, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन व्हिच हैव बीन गिवन अंडर दिस आर्टिकल, आपने उसको थप्पड़ मारा, नॉट इनैक्ट वो उस टाइम पे ऑफेंस नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं बना कि आप थप्पड़ मारोगे तो आपको जेल हो जाएगी। डबल जियोपार्डी, बट ऐसा एक द स्टेट शिल नॉट कंपेल ऑन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, थप्पड़ मारना एक ऑफेंस है। तो लेकिन आपको उस थप्पड़ मारने की सज़ा आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उस टाइम पे लॉ नहीं बना था। लेकिन अगर आप 8 जून के बाद किसी को थप्पड़ मार रहे हो तो फिर आपको सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो एक ऑफेंस है। डबल जेओपार्डी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी क्राइम की सज़ा एक बार मिल चुकी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम किया और आपको उसके लिए 5 ईयर्स की सज़ा मिली, आपने वो काट ली, और उसके बाद में अगर आपको दोबारा से उसी क्राइम के लिए सज़ा मिलती है तो वो एक सही नहीं माना जाएगा। आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, एक ही बार मिल सकती है। द स्टेट शेल नॉट कंपेल एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पुलिस कह रही है कि आपने मर्डर किया है तो आप ही अपने खिलाफ एविडेंस ढूंढ के देंगे, ये आपके पास राइट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या आप अगर आपकी विश है तो आप कर भी सकते हो। अपने ही खिलाफ सबूत देने का हमारे पास राइट है कि अपने खिलाफ अगर हम सबूत नहीं देना चाहते तो हम नहीं देंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर मेड बाय लॉ। दिस आर्टिकल सीम टू बी colorless article but it has been receiving wide interpretation by the जुडिशरी। हमारे पास फुल राइट है जीने का, हमसे हमारा जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। हमारे पास हमारी पर्सनल लिबर्टी है, हमारे पास हमारी पर्सनल लाइफ है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, हमारा एक एजुकेशन का भी राइट है, एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एब्सोल्यूट राइट। स्टेट शेल पास फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री में, ये कंपलसरी है। ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट के और डिटेंशन के टाइम पे प्रोटेक्शन के भी राइट्स हैं हमारे पास। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन विच ग्राउंड्स ही इज़ अरेस्टेड एंड शेल बी ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर हमें कोई अरेस्ट करके लेके जा रहा है तो हमें बताना ही पड़ेगा कि हमें किस लिए लेके जा रहे हैं वो लोग।
बिना बताए हमें इन्फॉर्म किए वो हम लोग को कस्टडी में लेके नहीं जा सकते हैं, और अगर अरेस्ट करते हैं तो 24 आवर्स के बीच में मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें हमें पेश करना पड़ता है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, एलियन, एनिमी एंड पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के डिटेन करना। नॉट टू डिटेन अ पर्सन फॉर व्हाट ही हैज़ डन बट टू इंटरसेप्ट हिम बिफोर ही डज इट एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट। मैक्स डिटेंशन कैन बी ओनली फॉर 3 months. For more than 3 months, it must be obtain a report for an advisory board. अब right against exploitation, Article 23, prohibition of human trafficking and forced labor. हम किसी को forcefully काम नहीं करा सकते हैं किसी से, और human trafficking is a prohibit here. Article 24, prohibition of employment of children in factories, mines or any other hazardous environment under 14 years of age. 14 ईयर्स ऑफ एज से जितने भी कम बच्चे होते हैं उनको हम फैक्ट्रीज़ में, माइंस में या फिर किसी भी हज़ार्डस एनवायरनमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रख सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोपगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन से रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल to mold his relation with God in whatever manner he like. Article 26, freedom to manage religious affairs. Subjects to public order, morality and health, every religious denomination shall have the following rights: to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपने religious और charitable purposes के लिए institutions बना सकते हैं। To manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable or immovable property, to administer such property in accordance with the law. ये सारे हमारे पास rights हैं अपने religious affairs को manage करने के लिए। Article 27, freedom from taxes for promotion of any religion. हम अगर किसी भी religion को promote करना चाहते हैं तो हम free हैं taxes से। Article 28, freedom from attending religious instructions. हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम कौन से रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर कौन सी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसी रिलीजन के बारे में नॉलेज गेन करो। आप किसी भी रिलीजन के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। द इंस्टीट्यूशंस विच आर ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड कम्प्लीटली बाय द स्टेट, हेयर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड। वो इंस्टीट्यूशंस जो कि एडमिनिस्टर्ड होते हैं स्टेट के द्वारा, उसमें हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। द इंस्टीट्यूशंस विच आर एडेड पार्शली बाय द स्टेट, वहाँ पर आप दे सकते हो रिलीजन की नॉलेज, बट वहाँ पे स्टूडेंट फोर्सफुली नहीं ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट की विश है कि वो लेना चाहता है इंस्ट्रक्शंस तो वो ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं, हम स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते। द इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, हेयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस may be given but no compulsion on student. The institution which has been stabilized by charitable endowments but are administered by state, example Sanskrit Vidyapeeth, Madrasa, here religious instructions are given and the students are compelled to entertain or undertake that. यहाँ पर compelled होते हैं students कि उनको वो पढ़ना ही पड़ता है। Cultural and educational rights, Article 29 states द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। माइनॉरिटीज़ इन एवरी वन हैव राइट टू कंजर्व हिज कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज एंड कैन एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द सेम। एवरीबडी इज़ फ्री टू कंजर्व हिज कल्चर एंड स्क्रिप्ट और लैंग्वेज और एनीथिंग, ठीक है। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. सबके पास अपना राइट है कि अगर वो अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32(1), एम्पावर एन इंडिविजुअल
to approach the Supreme Court if the fundamental rights are violated और if they are not enforced. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या फिर इन्फोर्स नहीं हुए होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं. Article 32(2). Under this, Supreme Court has been empowered to issue writs for the enforcement of the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट्स को इशू कर सके. Habeas corpus, meaning you have the body to release a person who has been detained unlawfully whether in prison or in private custody. अगर किसी को डिटेन किया जाता है अनलॉफुली बिना किसी लॉ के तो फिर उसकी रिहाई दी जा सकती है, उसको रिहा कर दिया जा सकता है. Mandamus, meaning we command to secure the performance of public duties by a lower court, tribunal or public authority which they fail to do on their own. Mandamus के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटीज़ निभाने से मना कर देते हैं, तो जो हाई अथॉरिटी होती है वो लोअर कोर्ट को डिमांड करती है, एज अ कमांड करती है कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट को सिक्योर रखिए, उनके परफॉर्मेंस को सिक्योर रखिए. Certiorari, meaning to be certified to quash an order already passed by a lower court, tribunal or quasi-judicial authority. Prohibition, to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in case when it is outside jurisdiction. Quo warranto, meaning what is your authority, आपकी authority क्या. To restrain a person from holding a public office to which he is not entitled. कोई भी आप इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिली है वो चीज़ करने के लिए तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट्स इन आर्म्ड फोर्सेस. अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू member of armed forces or forces charged with maintenance of public order to oblige them to properly discharge their duty. Any law made under Article 33 by Parliament cannot be challenged in court of law. जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है, ताकि पब्लिक की जो मेंटेनेंस है, ऑर्डर्स हैं, वो सब प्रॉपरली मेंटेन्ड रहें, इसलिए उनके भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. जो भी लॉ पार्लियामेंट में बना गया है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है. आर्टिकल 34 फंडामेंटल राइट्स एंड मार्शल लॉ. आर्टिकल 34 पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स. जब भी मार्शल लॉ फोर्स में होता है तो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग. आर्टिकल 19 इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है. सेंटेंस्ड पास्ड बाय हाईएस्ट ऑफिसर एज वैलिडेटेड बाय मार्शल लॉ इज सुप्रीम. मार्शल लॉ का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो जो भी सेंटेंस पास करता है वो एक सुप्रीम होता है, हाई होता है, एक हाई पावर रखता है. Hope you have understood. Please like, share and subscribe. Thank you so much.